नमस्कार दोस्तों, मैं विनायक अहमदाबाद सुबह से आपका स्वागत करता हूं एक और एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम एक लॉयर से बात करने जा रहे हैं जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान अपनी हॉबी को पहचाना और आज की डेट में वो सक्सेसफुल न्यूट्रिशनिस्ट हैं, जिनसे हम बात करेंगे मोटापे के ऊपर। मोटापा यानी ओवरवेट आजकल की सबसे बड़ी गंभीर समस्या। तो बिना वक्त वेस्ट करे सीधे बात करते हैं गौरिका शर्मा से। गौरिका, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। सो गौरिका, एक बात बताओ, लॉ की पढ़ाई कर रही थी और एकदम ये न्यूट्रिशनिस्ट का कैसे आपके दिमाग में आया करने का? असल में मैं लॉ कर चुकी थी और मैंने जॉब भी स्टार्ट कर दी थी, अच्छे खासे कॉर्पोरेट जॉब थी। और अचानक से कोविड आ गया, जैसे कि हम सब देख रहे थे। एंड उस कोविड से पहले पहले ही मैंने ये रियलाइज किया था। तब तक इतना वक्त ही नहीं मिलता था कि अपने बारे में कुछ सोचें, अपने बारे में कुछ देखें। और मेरा खुद का वजन ऑलमोस्ट 85-90 के करीब पहुंच गया था। मैंने कभी उस पर तो ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि इतना वक्त ही नहीं मिलता था। उसके बाद कोविड में घर जाना पड़ा। बॉम्बे में मेरी पढ़ाई थी, बॉम्बे में ही जॉब थी। जब मैं अपने घर गई जयपुर तो सबने मुझे देखा, सब मुझे ऐसे देखने लग गए कि वो रिश्तेदार भी देख देख के कि यार क्या हो गया है तुम्हें। क्योंकि मतलब ओवरऑल मैं हमेशा से एक बहुत ही स्पोर्टी और पतली रही थी मेरी पूरी स्कूल लाइफ में। 12th तक में कभी भी मेरा वेट बढ़ा हुआ नहीं था। तो मैंने ये रियलाइज किया कि हम अपनी निजी जिंदगी में इतना ध्यान ही नहीं दे पाते, हमारे करियर और पढ़ाई के चक्कर में कई बार, कि हमें इस चीज का एहसास हो कि न्यूट्रिशन हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है। और ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं था, ऐसे मैंने अपने कई कलीग, कई फ्रेंड्स, कई लोगों के साथ देखा था जो अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इतने ज्यादा इन्वॉल्व थे कि उनको एहसास ही नहीं था कि वो अपनी हेल्थ में जो एक इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इंसान को, वो करने का समय ही नहीं दे पा रहे थे। राइट। फिर जब कोविड स्टार्ट हुआ तो इवेंचुअली मैंने ये रियलाइज किया कि नहीं, अपनी हेल्थ पे ध्यान देना होगा। बिकॉज इट बिगिन फ्रॉम होम। जब तक कोई चीज आप खुद नहीं कर सकते, आप किसी और को सिखा नहीं सकते वो करना। जब मैंने अपने लिए वो किया, मैं एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन लाई अपनी लाइफ में। और मैंने ये रियलाइज किया कि मैं कितना बेटर फील कर रही हूँ, नॉट ओनली फिजिकली बट मेंटली, इमोशनली। बहुत चीजों पे फर्क पड़ता है जब आप अंदर से हेल्दी होते हो। आपका डाइजेशन बेटर होता है, आपकी स्किन, आपके बाल, आपके एनर्जी लेवल में, आपके एथनिसिटी में, बहुत चीजों में फर्क पड़ता है। आपकी पूरी बॉडी एकदम जवाब देती है कि जैसे आप कोई एक्टिविटी करना चाहो। वरना मुझे बहुत, मैं एक जगह बैठ के बस लैपटॉप पे लगी रहती थी, मेरा कोई मन नहीं करता था कि मैं कोई और काम करूं भी, छूं भी। एंड जैसे जैसे मैंने वो किया, तब मैंने ये रियलाइज किया कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मुझे और लोगों को भी इस चीज में हेल्प करना चाहिए। ठीक है। तो फिर आपने न्यूट्रिशन की सर्टिफिकेशन की तरफ ध्यान दिया और उसको प्रॉपर परस्यू किया। जी। फिर मैंने ये रियलाइज किया कि अपने आप पे, क्योंकि पहले आपको शुरू शुरू में कुछ पता नहीं होता कि क्या करना है। जैसे कि मैं थी, सेल्फ मेरा जो एग्जाम्पल है, मुझे पता ही नहीं था क्या करना है। हर लोग कोई ना कोई एग्जाम्पल देता है कि थोड़ा कम खाओ, मीठा छोड़ दो, रात को डिनर करना बंद कर दो। बहुत ही बेसिक आइडियाज जो सब देते रहते हैं। पर मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं, ऐसे नहीं मुझे करना। मुझे कोई चीज करनी है तो मुझे ढंग से करनी है। फिर मैंने होम स्टडी सेंटर, ऑक्सफोर्ड वगैरह पे बहुत सारे कोर्सेज थे, मैंने बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करी। उन पे मैंने सर्टिफिकेशंस देखे। उस टाइम मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे किसी और को इसको एज अ बिजनेस डेवलप करना है। वो मैंने अपनी नॉलेज के लिए, क्योंकि शुरू से पढ़ाई ही करी थी, तो पढ़ाई ही के माध्यम से ही मैंने सोचा था कि इसको आगे लेके जाना चाहिए। तो अपनी नॉलेज के लिए मैंने वो सब करे। एक ये भी वजह है कि कोविड में थोड़ा फ्री टाइम था, कि आप घर पे थे, आप काफी कुछ कर सकते थे साथ साथ। तो मैंने साथ साथ ये करे। उसके बाद मैंने रियलाइज किया कि कितने सारे मिथ्स हैं जो मतलब कॉमनली लोगों को पता है, एंड वो उनके बेसिस पे अपनी हेल्थ को कितना मिसगाइडेड फील कर रहे हैं। फिर मैंने खुद वो चेंजेस अपनी लाइफ में लाए धीरे धीरे। एंड इवेंचुअली उसके बाद मैंने ये रियलाइज किया कि हाँ, मुझे जो मेरी नॉलेज है वो आगे शेयर करना चाहिए। एंड वो शेयर करने के साथ साथ मुझे आगे देखना चाहिए कि हाउ, मतलब कैसे इससे मैं और लोगों की लाइफ में भी कंट्रीब्यूट कर सकती राइट। ये बहुत अच्छी चीज आपने हूँ। बताई कि आपने कोई प्रॉब्लम फेस करी, उसका सॉल्यूशन भी निकाला और दूसरों के लिए भी मदद करने का सोचा। ज्यादातर जी। लोग क्या करते हैं कि वो सॉल्यूशन को, प्रॉब्लम को इग्नोर कर देते हैं काफी टाइम, और वो बाद में, खासकर हेल्थ रिलेटेड इश्यू जो होते हैं, वो बाद में बहुत ज्यादा डिजास्टर कर सकते हैं इंसान को। जी। तो आपने जब अपनी न्यूट्रिशनिस्ट बनने की जर्नी स्टार्ट करी, तो आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या आया इसमें? सबसे बड़ा चैलेंज तो खुद का ट्रांसफॉर्मेशन था।
क्योंकि उस वक्त मुझे पता लगा था कि बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, आपको हेल्दी वेट लूज करना क्या होता है। जैसे मैंने कई सारे यूट्यूब पे और गूगल पे वीडियोस देखी कि 1 महीने में 10 किलो वजन कम करें। अब ये हम देखें तो हमने भी बहुत जगह सुनी होंगी, लेकिन मुझे अब पता है, अब मैं ये कह सकती हूँ कि ये हेल्दी नहीं है। कोई भी नॉर्मल इंसान को ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये कर रहे हो तो आप अपना मसल फैट भी लूज कर रहे हो, आप अपने ब्लड काउंट भी लूज कर रहे हो, आपके बाल टूटने शुरू हो सकते हैं, आपको थायराइड बीपी जैसी बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन ये चीज लोग रियलाइज नहीं करते हैं। तो इवेंचुअली मैंने ये डिसाइड किया कि मैं जल्दी पे फोकस नहीं करूंगी। सबसे पहले अगर मैं चाहती हूँ कि मैं किसी और की बात मानूं, तो मुझे खुद पे वो चीजें, वो आदतें अप्लाई करनी पड़ेंगी। तो क्या होता है कि शुरू शुरू में जब आप शुरू करते हैं तब तो आपके पास बहुत मोटिवेशन होता है कि आपने कहीं से सुन लिया, आपने कर लिया, 2 4 5 दिन 7 दिन बाद आपको ऐसा लगता है कि नहीं, अब बस हो गया। तो कंसिस्टेंसी, मैं अपने क्लाइंट्स को भी ये कहती हूँ कि बहुत परफेक्ट होना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर छोटी छोटी गलतियां करते हुए भी अगर आप कंसिस्टेंट हैं, जिसको आप एक लाइफस्टाइल में डेवलप कर सकें, वो ज्यादा जरूरी है। और वही मेरे लिए भी बहुत चैलेंजिंग था। एक जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है न्यूट्रिशनिस्ट या किसी भी हेल्दी जर्नी को स्टार्ट करने में, कि हम लोग जंक फूड के बहुत आदी होते हैं, बहुत ज्यादा हैबिचुअल होते हैं उसको छोड़ना। तो वो आपने इस जी, टास्क को कैसे अपने लिए लिया? मैं एक्चुअली आपको सच बात बताऊं तो मैंने कभी छोड़ा ही नहीं। मैंने हर चीज सिर्फ बैलेंस करी। मैंने हर चीज, मैंने आज तक भी, मुझे चॉकलेट खाना, आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है। और यही आगे सारी दुनिया की बात होती है। आप एक लिमिटेड, जैसे कई डाइटिशियंस मैंने देखे हैं, वो कहते हैं आप रोटी छोड़ दो शाम, डेफिनेटली उससे वजन कम हो जाएगा। लेकिन एक इंसान कितने दिन तक रोटी छोड़ सकता है? हम इंडियन लाइफस्टाइल के लोग हैं, हम रोटी चावल इज आर मेन एपेटाइट, हम उसको छोड़ नहीं सकते हमेशा के लिए। मीठा हमारी ट्रेडिशनल मिठाइयां हैं, आप किसी को बोल दोगे उसको मीठे का शौक है, वो कितने दिन मीठा छोड़ लेगा? 2 महीना, 6 महीना। इसीलिए ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। आपकी एक बैलेंस सेट होना चाहिए कि हाँ, अगर आपने एक चॉकलेट खाई है तो ठीक है, आप आगे का डिनर लाइट कर लो, स्नैक कम कर लो, या आप वर्कआउट कर लो और उस चीज को बैलेंस कर दो। बेसिकली ओवरऑल आपका कैलोरी डेफिशिट मेंटेन होना चाहिए। इसके लिए आपको कोई भी चीज छोड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं ये जरूर कहती हूँ कि जो हमारे जंक फूड है, जैसे मैगी, बर्गर, पिज्जा, ये सब अल्टीमेटली आपको कोई न्यूट्रिशन नहीं दे रहे, क्योंकि ये सिर्फ मैदा है रेयर फॉर्म में। लेकिन फिर भी अगर आप ये चाहेंगे कि भाई आप इनको बिल्कुल क्विट कर दें, ऐसा नहीं होगा। उससे आपकी क्रेविंग और बढ़ती है और इवेंचुअली फिर आप गिव अप कर देते हैं उस लाइफस्टाइल पे। इसलिए डाइट वो होनी चाहिए जो आप कंसिस्टेंसी से कर सकें। तो आप मैगी खाइए, 2 हफ्ते में एक बार खा लीजिए, महीने में 2 बार खा लीजिए। पिज्जा आप खाओ, लेकिन उसकी क्वांटिटी कम कर दो। और उसमें भी वेरिएशंस होते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि पिज्जा में आप सिर्फ चीज और मैक्रोनी ये सब भर के खाओ, उसकी जगह आप वेजिटेबल पिज्जा ले सकते हो। आप पिज्जा घर पे बना सकते हो, हम्म। उसमें आप और सब्जियां, बेबी कॉर्न, ऑलिव, ये सब चीजें ऐड कर सकते हो, क्योंकि इन चीजों में कुछ ना कुछ न्यूट्रिशनल वैल्यू है। तो आप उन्हीं जंक चीजों को भी थोड़ा सा ठीक करके, उनकी क्वांटिटी कम करके अपनी लाइफस्टाइल को बैलेंस कर सकते हो। आपको कोई चीज कंप्लीटली क्विट करने की जरूरत कभी भी नहीं होती। आपने ये जो बातें बताई, मुझे लगता है कि दर्शक इस वाले पार्ट पे बहुत ज्यादा खुश होंगे कि सारी चीजों को क्विट नहीं करना है, बट उनको बैलेंस वे में लेना हाँ है। जी। अच्छा, जब हम लोग अपने टॉपिक पर एक आते हैं, जो आज हमारा का टॉपिक है वो है ओवरवेट। जी। जो ज्यादातर न्यूट्रिशनिस्ट के पास लोग आते हैं, वो वन ऑफ द प्रॉब्लम होती है ओवरवेट। तो आपको जी, क्या लगता है कि मीठा खाने के अलावा क्या कारण हो सकते हैं ओवरवेट होने के? देखिए, कारण जो हम पुराने जमाने में कारण अलग थे, आज के जमाने में मैं मानती हूँ कारण बहुत अलग हो चुके हैं। स्पेशली मेरे पास इस साल मेजर क्लाइंट्स जो आए हैं, उन सब में एक नया टर्म चला है, लॉकडाउन वेट। ओके। लॉकडाउन वेट कोई ऐसी वजन है, जिन लोगों ने वर्क फ्रॉम होम लिया है, दिन दिन भर वो 12 12 घंटे लैपटॉप के सामने थे, उन्होंने कुछ खाया पिया और वो दिन भर बैठे ही रहे, क्योंकि वो, उन्होंने कुछ उठे नहीं, कुछ किए नहीं, कुछ एक्टिविटी नहीं हुई, उनको तैयार नहीं होना था, कुछ नहीं होना था। तो बैठे बैठे आपका वजन बढ़ गया। पुराने जमाने में कुछ चीजें थी जिनको मैं आज भी सपोर्ट करती हूँ, कि अगर आप खा रहे हो, हर चीज खानी चाहिए, ठीक है, लेकिन आपको, आप ये सोच रहे हो कि आप कम खा लोगे और एक्सरसाइज नहीं करोगे, या फिर आप खाते रहोगे और आप अपनी बॉडी का मूवमेंट रोक दोगे, ये सोल्यूशन नहीं है। अच्छी डाइट और एक्सरसाइज एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री नहीं है। आपको अच्छा खाना खाना है, उसके साथ साथ
आपको अपने बॉडी को कम से कम इतना हिलाना चाहिए कि आपकी बॉडी में जंग ना लगे, जिसको हम आम भाषा में कहते हैं। अब अगर आप एक मशीन को भी रखे रखोगे उसमें आप ऑयलिंग तो कर रहे हो, लेकिन आप उसको यूज नहीं कर रहे हो, उसको चला नहीं रहे, तो वो काम नहीं करेगी। क्योंकि अल्टीमेटली हमारी जो बॉडी है, पुराने जमाने में लोग काम, घरेलू काम, फिजिकल वर्क, एथलीट, ये सब चीजें करते थे। पर आजकल की कॉर्पोरेट जॉब्स में, ज्यादातर जो ऑफिस डेस्क जॉब्स हैं, उसमें लोग पूरे पूरे दिन बैठे रहते हैं। तो इस हिसाब से जहां आप बैठे रहते हो, आपको दिन में कम से कम आधा या 1 घंटा अपने लिए, आप जरूरी नहीं है आप कुछ डंबल उठाओ जिम में जाके, वो जरूरी नहीं होता, लेकिन अपने शरीर को इतना मूवमेंट देना चाहिए कि हाँ, आपके अंदर कोई चीज जमे ना। फैट आपकी बॉडी में अगर जम रहा है तो वो इसीलिए है क्योंकि आप एक ही जगह बहुत देर तक बैठे हैं। ये मैं सबसे बड़ा कारण मानती हूँ। अच्छा, फिर ओवरवेट से कौन कौन सी बीमारियां जो होती हैं वो बहुत जल्दी इंसान को हो सकती हैं? जितने भी हम लाइफस्टाइल डिजीजेस जिनको हम सुनते हैं, अगर आपका बीएमआई 25 से ऊपर है, जो आपका बॉडी मास इंडेक्स होता है, अगर वो आपका 25 से ऊपर है, तो इट मीन्स आपको किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। जैसे कि थायराइड, जैसे कि बीपी, हाई लो, लो लो बीपी, शुगर, डायबिटीज, आपके हार्ट की जितनी भी बीमारियां हैं आजकल। और जो नई बीमारियां सामने देखने को आई हैं वो है डिप्रेशन। कई लोग हैं जो एक ही कमरे में बैठ के दिन भर ऑफिस का काम करते रहते हैं, एंड अल्टीमेटली वो इतने डिप्रेस होते चले जाते हैं, लेकिन उनको कोई डायरेक्शन नहीं दिख रहा होता क्योंकि उनके साथ हुआ क्या है। एंड फिर कुछ बॉडी इमेज इश्यूज होते हैं, जैसे कि आजकल मैं कई बच्चों में भी ये चीज देख रही हूँ, टीनेज लड़कियों में खास करके ये चीज होती है कि उनका जरा सा वेट बढ़ते ही उनको ऐसा लगता है कि वो खूबसूरत नहीं है। उनको, मैं ये नहीं कह रही कि आपको ये सोचना चाहिए एवरी गर्ल इज ब्यूटीफुल, जैसे भी जो भी है, लेकिन उन बच्चों में शुरू से ही आदतें डाली जाती हैं कि भाई आपको बैठ के पढ़ना है, आपको ये करना है। आजकल माँ बाप बच्चों को रफ एंड टफ बनाना ही नहीं चाहते। वो चाहते ही नहीं है कि वो बाहर जाएं, खेलें, कुछ एक्टिविटी करें। उनको लगता है उनको इन्फेक्शन हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। कोविड में जहां तक की ये बात मैं सच मानती भी हूँ, लेकिन इस वजह से आपके बच्चों में शुरू से ही बैठने का जो आलस है वो डेवलप होता चला जाता है, एंड उसकी वजह से फैटी लिवर, किडनी, इन सब पे भी असर पड़ता है, क्योंकि आपका डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाता है बच्चों का। और इवेंचुअली आपका डाइजेशन खराब होते ही आपकी गट हेल्थ, आपके दिमाग पे, आपके फिजिकल हर एक अपीयरेंस तक पे फर्क पड़ना शुरू हो जाता है। और फिर इवेंचुअली जब आप बड़े होते हैं, स्पेशली फॉर फीमेल्स, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपने 15 से 25 साल की उम्र में फिजिकल एक्टिविटी नहीं करी है, तो उन लड़कियों को आजकल पीसीओएस, पीसीओडी, कंसीव करने में जो परेशानियां हैं, ये सब आगे जाके बहुत कॉमन होने लग गई है। क्यों? क्योंकि आपकी फिजिकल एक्टिविटी इतनी थी नहीं, जब आपको करनी चाहिए थी आपने करी नहीं, एंड इवेंचुअली फिर वो डॉक्टरों के चक्कर लगाते रहते हैं और कोई ना कोई आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट से ही उनको कंसीव करना पड़ता राइट। अभी आपने एक चीज पे फोकस किया कि आईटी कॉर्पोरेट में जो खासकर जॉब करते हैं, आईटी फील्ड में जॉब करते हैं, उनका काम होता है बैठने का। तो उन लोगों है। के जी, लिए वेट कंट्रोल का क्या कोई तरीका है? जी काफी है। मेरे ज्यादातर क्लाइंट्स आईटी वाले ही हैं। असल में क्या होता है कि लॉन्ग वर्किंग आवर्स में आपको रियलाइज नहीं होता कि आपको भूख कब लग रही है। जब आपको बहुत तेज भूख लगती है, आप एकदम से बहुत सारा कहीं से भी स्विगी या जोमेटो से ऑर्डर करते हैं और खा लेते हैं। अगर आप आईटी वाले हो, आपको इतना पता होना चाहिए कि आप अपने फोन में रिमाइंडर्स लगा सकते हैं। आजकल हर किसी के पास स्मार्ट वॉच है। आप स्मार्ट वॉच पे अपने स्टेप्स गिन सकते हैं। दिन में कम से कम हर इंसान को हेल्दी रहने के लिए 5 से 6 हजार स्टेप्स चलने चाहिए। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप बैठे हो अपनी जगह पे, अगर आपको 5 मिनट का भी एक रीसेट ब्रेक मिल रहा है, तो आप वहां बैठे मत रहिए। आप उठिए, किचन में जाइए, 1 गिलास पानी पीजिए, पानी पी के आइए, उसके बाद आप अपना कुछ काम करिए। रात को खाने के बाद एक बार वॉक पे चले जाइए। कुछ ना कुछ एक आध एक्टिविटी ऐसी करते रहनी चाहिए जो आपकी फिजिकल मूवमेंट को टोटली रिस्ट्रेन ना करे। और खाना रोकना सोल्यूशन नहीं है। आपको हर एक एक, डेढ़ डेढ़, दो दो, तीन तीन घंटे में कोई ऐसी चीज खानी चाहिए जो आपके पेट को फुलफिलमेंट मिलता रहे। जैसे आपने एक फ्रूट खा लिया, मखाने खा लिए। ये नहीं कि आपने चिप्स का पैकेट लिया और आपने उसको खत्म कर दिया। वो मेन रीजन होता है। राइट। अच्छा, आपको क्या लगता है कि वेट लॉस करना इतना मुश्किल क्यों होता है? कंसिस्टेंसी, जो मैंने कहा कि लोग शुरू तो कर लेते हैं बहुत मोटिवेशन से,
जैसे कि जिम में होता है, हम न्यू ईयर के दिन जाके फीस तो दे आते हैं पूरे साल की, लेकिन उसमें से कितने लोग हैं जो पूरे साल वाकई जिम जाते हैं? नहीं जाते। एक महीना जनवरी भी पूरा नहीं हो पाता। तो ऐसे लोगों के लिए मेन बात वही है, आपको बहुत पेशेंस रखनी पड़ती है। बहुत सारी चीजों में आपको पहले रिजल्ट मिलता है, और फिर आपको आपको पहले से मोटिवेशन होती है, और फिर आपको रिजल्ट मिलता है। लेकिन वेट लॉस में रिजल्ट बाद में आता है, मोटिवेशन आपको पहले से चाहिए। आप जब तक मोटिवेटेड रहेंगे तभी तक रिजल्ट आएगा, और जिस दिन आप छोड़ देंगे उस दिन रिजल्ट आना बंद हो जाता है। डेफिनेटली, बिल्कुल। अच्छा, आप मेरे को एक बात और बताओ। आपने अभी बोला कि 5,000 स्टेप्स दिन में लगभग एक लेने चाहिए मिनिमम। क्या जी। इसमें एक सिंपल वॉक में, रनिंग में और जिम करने में कोई फर्क है वेट लॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए, वैसे तो मैं बहुत मैं एक एक्सरसाइज क्वेश्चन और एक्सपर्ट जोड़ूंगा नहीं इसमें, हूँ। आप कंटिन्यू करो, जी। मैं आप इसी को जवाब देना। कई लोगों के दिमाग में एक चीज चलती है कि अगर मैं जिम नहीं जाऊंगा, वहां पे ट्रेडमिल नहीं करूंगा या साइकिलिंग नहीं करूंगा, तो वेट लॉस नहीं हो सकता सिंपल वॉकिंग से या जॉगिंग से। क्या ये सही है? देखिए, पहली बात तो ये कि एक्सरसाइज की मैं बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जितनी मेरी नॉलेज है उस हिसाब से ये है कि अलग अलग टाइप के वर्कआउट्स होते हैं। जैसे कि हमारी रनिंग, जॉगिंग, वॉकिंग, ये सब कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेज हैं, जिसको हम कहते हैं नॉर्मल कार्डियो वर्कआउट, नॉर्मल भाषा में। कार्डियो वर्कआउट वो होते हैं जो सिंपली आपके फैट को बर्न करने होते हैं। हाँ, जिम में जाके अगर आप डंबल एक्सरसाइजेज, जो प्रेसिंग एक्सरसाइजेज, ये सब करते हैं, उसमें आपका मसल वेयर एंड टेयर होता है। वो फंक्शनल एक्सरसाइजेज और डंबल वर्कआउट में आता है। लेकिन वही फंक्शनल एक्सरसाइजेज घर पे आप मैट पे भी कर सकते हैं, जैसे कि हमारे प्लैंक हो गए, क्रंचेस हो गए। इनफैक्ट इन सबसे अच्छा पावर योगा और योगा भी होता है, जिसमें आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है। तो हर एक वर्कआउट अलग अलग चीजों के लिए है, हमें अपने आप को एक वर्कआउट पे कभी भी स्ट्रेन नहीं करना चाहिए। लेकिन वर्कआउट हमेशा वो चूज करना चाहिए जो आपको पसंद है, क्योंकि आप वही कर सकते हैं एक लंबे समय तक। राइट। लेकिन हाँ, आप में सारे वर्कआउट्स अलग अलग तरीके से फंक्शन करते हैं हमारे बॉडी के, अनडाउटेडली। लेकिन ये सोचना कि एक वर्कआउट दूसरे से बेटर है, ये गलत बात है। आप जुम्बा कर सकते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको शांति से बैठ के योगा करना ही पसंद है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको तेज गानों पे जुम्बा करना ही पसंद है। तो जिसकी जैसी सहूलियत हो उसको उस तरह से करना चाहिए। लेकिन मेन फोकस इसमें ये होना चाहिए कि आपकी बॉडी मूवमेंट करती है। राइट। वो सबसे महत्वपूर्ण बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली आपने कि बॉडी का मूवमेंट इंपॉर्टेंट होता है। आप है। कोई भी जी। जरिया अपना सकते हैं, चाहे वो जिम हो, लाइट एक्सरसाइजेस हो, योगा हो, बट बॉडी का मूवमेंट होना बहुत जरूरी है। जी। अच्छा, अब बात करते हैं कुछ खाने की। जैसे कई लोग होते हैं वो मीठे के बहुत शौकीन होते हैं, जी। तो क्या कोई ऑप्शन ऐसा है कि लोगों को मीठा भी मिल जाए और उनका ओवरवेट भी ना हो वो? बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, आप मेरा इंस्टाग्राम पेज देख सकते हैं, मैं उसमें रेसिपीज डालती रहती हूँ जितनी मुझसे हो डेफिनेटली, सके। मैं आपका जो इंस्टाग्राम पेज है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। जो भी दर्शक हैं, जिनको भी हेल्दी रहना है और मीठा कुछ खाना है जिससे ओवरवेट ना हो, तो वो गौरिका के इंस्टाग्राम चैनल को जरूर फॉलो करें। जी। जैसे चिया पुडिंग होती है, ओट मील होता है, कई चीजें ऐसी होती हैं, योगर्ट्स होते हैं। जैसे मैं अपने कई क्लाइंट्स को बोलती हूँ, अगर आपका चॉकलेट खाने का मन है तो उस चॉकलेट को आप ओट्स में डाल के खा लीजिए, क्योंकि उससे आपके अंदर कुछ ना कुछ फाइबर जा रहा है और आपको मीठे का भी फ्लेवर आ रहा है। अगर आपको ये पसंद है कि आपको खाने के बाद कुछ ना कुछ मीठा चाहिए या लंच के साथ मीठा खाना चाहिए, तो आप फ्रूट योगर्ट्स खा सकते हैं। फ्रूट योगर्ट्स में आपको एक मीठे का फ्लेवर भी मिल जाता है और आपका न्यूट्रिशन भी पूरा हो जाता है। ज्यादातर मीठा वैसे मैं फ्रूट्स के अंदर कहती हूँ, लेकिन वंस इन अ वाइल अगर आप कोई आइसक्रीम चॉकलेट खा भी रहे हैं तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई बुराई है। एंड ऑल्सो आजकल लड्डूज भी, प्रोटीन लड्डूज, मतलब बहुत सारी तरह तरह की मिठाइयाँ आती हैं जो आप घर पे बना सकते हैं बहुत आसान तरीके से, जिसकी रेसिपीज अगर वो मेरा पेज देखेंगे उनको दिख जाएंगी। बिल्कुल। कई स्मूदीज होती हैं जिनमें एक पूरा फ्लेवर होता है और वो फुल ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, जिनमें आप ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं और बहुत सारी चीजें डाल सकते हैं। स्वीट इज जस्ट अ फ्लेवर, अगर आप उस फ्लेवर को तसल्ली से एक अच्छी चीज में डालेंगे तो आप बहुत अच्छा भी कर सकते हैं, मीठा खा के भी आप संतुष्ट रह सकते राइट। एक बार मेरे साथ भी हुआ था कि मैंने सोचा कि थोड़ा सा वेट कंट्रोल करने के लिए ऐसा करते हैं, डार्क चॉकलेट लाते हैं। मैं डार्क चॉकलेट लेके आया, वो इतनी कड़वी निकली, मैंने उसको क्विट कर दिया, मैं वापस से हैं। ट्रेडिशनल चॉकलेट पे आ गया। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि आपको थोड़ा सा मेंटली भी प्रिपेयर होना पड़ेगा
कि आपको जो कंज्यूम जी। कर रहे हो उसका टेस्ट से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। हाँ। अच्छा, जैसे कई लोग होते हैं जो चाय के शौकीन होते हैं, चाय बिना मीठी चाय जो होती है वो किसी को भी पसंद नहीं आती। अच्छा, इसमें दो ऑप्शन जी। होते हैं फिर कि एक तो ब्राउन शुगर या गुड़। तो चाय में क्या हम्म। बेहतर रहेगा वेट के हिसाब से, वेट कंट्रोल के हिसाब से? देखिए, मेरे हिसाब से ब्राउन शुगर और व्हाइट शुगर दोनों ही कहीं ना कहीं शुगर है, पाउडर्ड शुगर। उससे अच्छा ऑप्शन मुझे स्टीविया लगता है, जिसको हम हिंदी में मीठी नीम कहते हैं। मीठी नीम का अगर आप पाउडर्ड फॉर्म रखें अपने पास और उसको यूटिलाइज करें ऑल्टरनेट डेज या 2-3 दिन में एक बार, तो उसका टेस्ट भी बैठ जाता है और चाय के साथ वो सबसे अच्छा वर्क करती ओके, ये बहुत अच्छा ऑप्शन बताया। डेफिनेटली जो दर्शक है वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और वेट भी नहीं बढ़ेगा और चाय का भी स्वाद पूरा ले सकते हैं। है। जी। अच्छा, फ्रूट्स में भी कहा जाता है कि मिठास होती है। तो क्या फ्रूट्स खाने से, ज्यादा फ्रूट्स खाने से, दिन में एक या दो बार या रेगुलर फ्रूट्स खाने से कहीं वेट पे असर पड़ता है क्या? देखिए, किसी भी चीज की अति तो बुरी होती है। हम्म, ये सिर्फ फ्रूट्स नहीं, किसी भी खाने के पदार्थ के साथ हो सकता है। लेकिन अगर आप बैलेंस्ड फॉर्म में दिन का एक फ्रूट, दो फ्रूट जो भी है वो खा रहे हैं, तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। जैसे, और सीजनल फ्रूट खाने चाहिए। आम के सीजन में अगर आपने आम नहीं खाए ये सोच के कि आपका वजन बढ़ जाएगा, तो इट इज ऑफ नो यूज। लेकिन हाँ, अगर आप दिन में चार चार पांच पांच आम खा रहे हैं, मैंगो शेक भी पी रहे हैं, वो गलत है। लेकिन हम्म, आप सीधे सीधे ये कर सकते हैं कि हाँ भाई, एक लिमिटेड क्वांटिटी में दिन का 1-1.5 आम खाएं और उसी से आपको फाइबर और सारे न्यूट्रिएंट्स भी मिले। राइट। हर चीज बैलेंस फॉर्म में ही काम करती है, चाहे वो आपके जी। खाने की हो या किसी भी अलग तरीके से हो। अच्छा, एक चीज और देखी गई है कि कई लोग यूट्यूब को बहुत ब्लाइंडली फॉलो करते हैं और यूट्यूब पर बहुत ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन भी होती है वेट लॉस के लिए या किसी भी चीज के लिए। तो उसको कैसे समझे कोई भी इंसान? देखिए, अगर मैं तो ये कहती हूँ कि अगर आपसे कोई अपना खाना छोड़ने के लिए कह रहा है, तो वो सही नहीं है। हम्म, हाँ, आपको अपने आप पे डिसिप्लिन और कंट्रोल कर दोगे तो ऐसा नहीं हो सकता। और फिर वो वेट जो आपको गारंटी दे रहा है कि वो आपका 10 किलो 15 किलो एक दिन हम्म, में, एक महीने में उतरवा देगा, तो मुझे नहीं लगता कि उन लोगों को फॉलो करना चाहिए। हम्म। अच्छा, एक एडल्ट मैन और एक एडल्ट वुमेन में क्या डाइट सेम होनी चाहिए, बैलेंस डाइट, या उनकी कोई डिफरेंस होता है दोनों की डाइट में? देखिए, बैलेंस डाइट आपके आदमी और औरत होने पे बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं करती है, टू बी वेरी फ्रैंक। वो डिपेंड करती है काफी हद तक आपके फिजिकल वर्कआउट पे। सपोज एक लड़की है लेकिन वो एथलीट है या वो जिमर है, तो उसको बहुत ज्यादा एनर्जी और प्रोटीन चाहिए एज कंपेयर टू अ मैन जो आराम से ऑफिस में बैठ के काम कर रहा है या वो कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी या कोई एथलेटिक एक्टिविटी नहीं कर रहा है। लेकिन हाँ, इस चीज का सबसे ज्यादा फर्क न्यूट्रिशन का तब पड़ता है जब एक औरत और एक आदमी के बायोलॉजिकल डिफरेंसेस उनके कंसीव करने के टाइम पे आते हैं। जैसे कि अगर आप एक 20s और 30s में कोई महिला है, तो उनको बहुत ज्यादा अपने फर्टिलिटी के हिसाब से काम करने चाहिए। जैसे कि आप बहुत ज्यादा फॉलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम, इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए। आदमी अगर उतना नहीं भी देते तो उनको चल जाता है, इतना इशू नहीं आता। जैसे कि आगे जाके मेनोपॉज की एज में आपको अपना हीमोग्लोबिन, अपना ब्लड काउंट, लेडीज को बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, जबकि मेल्स में ये सब प्रॉब्लम्स नहीं है। ऑन द अदर हैंड, मेल्स को ज्यादातर प्रॉब्लम्स होती हैं स्ट्रेस रिलेटेड या प्रोस्टेट रिलेटेड या सर्वे कैंसर रिलेटेड। ऐसी चीजों में आपको ध्यान रखना चाहिए ज्यादा कि आपके गॉल ब्लैडर में इशू ना हो या आपके मतलब आपका डाइजेशन ठीक चले। ये सारी कुछ एक उम्र के बाद ऑब्वियसली, क्योंकि आपके बायोलॉजिकल ऑर्गन्स अलग अलग हैं, तो न्यूट्रिशन में फर्क आता है। अदरवाइज, अगर आप एक यंग लाइफ या यंग एज में हैं, तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा फर्क नहीं रहा आजकल। क्योंकि पहले की बात अलग होती थी कि मतलब आप कहीं जा रहे हो, ओनली द सिर्फ जो आदमी है वही घर के बाहर निकल रहे हैं। आजकल आदमी और औरतों पे बराबर प्रेशर है, काम का भी घर का भी। आजकल जो आदमी है वो भी घर में भी हाथ बटाते हैं, जो औरतें हैं वो भी ऑफिस का काम करती हैं। बिल्कुल। तो आपका जब लाइफस्टाइल एक जैसा रहता है, तो आपको एक साथ ही, एंड मैं तो कहती हूँ कि एज अ फैमिली आपको पूरे न्यूट्रिशन का ध्यान रखना चाहिए। बच्चों के लिए अलग तरह से न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है, जो ओल्ड एज वाले लोग हैं उनके लिए अलग तरीके की चीजें इंपॉर्टेंट है, एंड एज यंग
आपको अपनी डेफिशिएंसीज देखते हुए वो करना चाहिए, क्योंकि किसी भी सिर्फ आदमी और औरत की बात नहीं होती। मेरे में और किसी और औरत में भी डेफिशिएंसीज हमेशा सेम हो ऐसा जरूरी नहीं। हो सकता है मेरे में आयरन की कमी ना हो, उनमें आयरन की कमी हो सकता है उनमें प्रोटीन की कमी ना हो, मुझ में हो। तो आपको ये जज करना चाहिए कि आपके अंदर किस चीज की जरूरत है। आपको मेडिकली एनुअली अपने मेडिकल चेकअप्स कराने चाहिए। आपको अपनी डेफिशिएंसीज का ख्याल रखना चाहिए। अगर आपके किसी बॉडी पार्ट में दर्द हो रहा है या आपको कोई अनइजीनेस फील हो रही है तो उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, और उस हिसाब से आपको कंसल्ट करके आगे काम करने चाहिए। सो आप कुछ बैलेंस डाइट या एक संपूर्ण डाइट आप कुछ सजेस्ट कर सकती हो, एक जो आइडियल डाइट होनी चाहिए? मैं सच में इस बात को मानती हूँ कि मैं, इसलिए आपने मेरे कभी प्लान्स में भी देखा होगा कि मैं सारे डाइट कस्टमाइज करती हूँ। देर इज नो वन डाइट फॉर ऑल। मैं हर एक इंसान से उसका लाइफस्टाइल, उसकी जॉब, उसके वर्क लाइफ के बारे में, उसकी एक्सरसाइज के रूटीन के बारे में, उसकी पसंद नापसंद, वो वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन है, उनके घर में प्याज लहसुन है नहीं है, वो लंच बना सकते हैं रोज। अगर मैं किसी ऑफिस वाले से कहूँ कि रोज अपना लंच खुद बनाओ, वो नहीं कर सकते। या मैं किसी से ये उम्मीद नहीं कर सकती कि वो शाम को अपना काम काम छोड़ के खाना बनाएगा। ये सारी चीजें देखते हुए, उसके अलावा कि उनको किस चीज की कमी महसूस होती है अपनी बॉडी में, या उनको स्ट्रेस ज्यादा है, या उनके बाल टूट रहे हैं, या उनको सिर्फ ओवरवेट है, या उनके घुटने में दर्द है, या उनको कोई और लाइफस्टाइल डिजीज है जैसे थायराइड है, हार्ट रेट है, बीपी है। उनको क्या चीज खल रही है जिसकी पूर्ति होनी जरूरी है। राइट। उस हिसाब से कस्टमाइज करके आपको अपनी डाइट खुद बनानी चाहिए जो आपको सूट करे। राइट। बिल्कुल। तो देर इज नो वन डाइट फॉर ऑल। आपको अपनी बॉडी टाइप अपने आप से ज्यादा, मैं मानती हूँ, किसी को नहीं पता होती। तो आपको अपने हिसाब से अपनी डाइट खुद देखनी चाहिए। तो जो भी आपसे कंसल्ट करेगा उसको अपनी कस्टमाइज्ड डाइट मिल जाएगी, और जो उसकी बॉडी के हिसाब से या उसके जी। पूरे रूटीन के हिसाब से होगी, तो वो भी आपसे कंसल्ट जी। कर सकते हैं। जी। अच्छा, ग्रोइंग एज के साथ वेट ओवरवेट होना बहुत लाजमी हो जाता है या बहुत कॉमन है। तो उस चीज को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? अगर हम पर्टिकुलरली ओल्ड एज की बात करें, आफ्टर फिफ्टीज की बात करें, तो ये चीज बहुत कॉमन हो जाती है, तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? देखिए, बेसिकली ये कॉन्सेप्ट होता है बीएमआर। एक होती है हमारी बॉडी मेटाबॉलिक रेट। ठीक है। वहां पे हमारी बॉडी का जो बेसिक एक मेटाबॉलिज्म होता है, उसमें एक एलिमेंट होता है जिसको हम रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म वो मेटाबॉलिज्म होता है कि जैसे अगर आप सो भी रहे हैं तो भी आपकी बॉडी कुछ कैलोरीज बर्न कर रही है। क्यों? क्योंकि आपका हार्ट तो पंप कर रहा है ना, आपका लिवर तो फंक्शन कर रहा है ना, आपके इंटरनल ऑर्गन्स कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं। इसीलिए हमने कई लोगों से सुना भी होता है कि वो बचपन में कहते हैं कि हमें तो बहुत बचपन में तो मैं कितनी भी 10-10 रोटियां खा लेता था, मेरे कुछ नहीं होता था, और अब मैं एक रोटी सूंघ भी लूं तो चढ़ जाती है बॉडी पे। बिल्कुल। दैट इज बिकॉज कि जब आप बचपन से एक अडल्ट लाइफ में आते हो तो आपका जो रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म है वो एज के साथ साथ स्लो होता चला जाता है। बेसिक मेटाबॉलिक रेट। ठीक है। अनटिल अनलेस आप कोई एथलीट हो, जिमर हो, डांसर हो, या कोई ना कोई आपकी ऐसी बॉडी फिजिकल एक्टिविटी करती है एक रेगुलर डे में कि आपकी मेटाबॉलिक रेट सेम रहती जाए। तो इसका यही इलाज है जो सबसे ज्यादा मैं कहती हूँ। आप हेल्दी खाएं, ढंग का खाएं। आपको आज लगता है कि यार मैं रोज ओट्स खाऊं या रोज मैगी खाऊं, क्या फर्क पड़ता है? शायद अभी 5 साल तक कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 15 साल बाद उसका फर्क दिखेगा, क्योंकि आपकी बॉडी ने सिर्फ फाइबर नहीं, सिर्फ मैदा लिया है जिसकी उसको उस वक्त कोई जरूरत नहीं थी। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं हमेशा काफी बार बोल भी चुकी हूँ आज भी, फिजिकल एक्टिविटी। चाहे आपने कंसीव किया हो, चाहे आपकी सिजेरियन डिलीवरी हुई हो, चाहे आप ऐसे हो कि आपका दिन भर कॉर्पोरेट जॉब हो, जो भी हो, लेकिन अगर आप एक जगह बैठे रहेंगे, आप कोई काम नहीं करेंगे, फिजिकली अपने आप को स्ट्रेन नहीं करेंगे, तो आपकी बॉडी में जंग लग जाएगा जो कभी ना कभी ओल्ड लाइफ में आप पे दिक्कत दे सकता है, अलग अलग तरीकों से। बिल्कुल। तो आप अपनी यंग लाइफ में या अपनी यंग एज में अपना ध्यान रखेंगे अपनी डाइट का, अपनी बॉडी का, तो ओल्ड एज में भी उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। सो गौरिका ने जी। बहुत सारी चीजें हम लोगों को बिल्कुल। बताई हैं जो हमारे लाइफ स्टाइल को बदल सकती हैं। अगर आपको इनसे कंसल्ट करना हो तो आप इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा। सो गौरिका, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। आपने सारी चीजें बहुत डिटेल में बताई। थैंक यू सो मच मुझे अहमदाबाद बुलाने के लिए।
अहमदाबाद सुबह की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग।